हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, आमतौर पे जब लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यू नो व्हाट इज द वन मेजर ट्रबल दैट दे गो थ्रू, और रादर वन मेजर मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ दीज पीपल मेक इज दैट वो लोग किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं करते। दैट्स वन ऑफ द मेजर हेडेक्स एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन एंड लैक्यूना इन योर प्रिपरेशन। जब तुम कोई भी टॉपिक करो, मेक श्योर दैट दैट टॉपिक इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब एब्सोल्युटली डन। तो यू शुड बी एट 3 AM एट नाइट, मैं तुमको रात को फोन करूं 3 बजे, तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इफ यू डोंट डू दैट, देन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट वुड बी कि तुम हमेशा से डरे डरे रहते हो। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ फियर तुम एग्जाम में जाते हो, विच इज ऑफकोर्स नॉट सजेस्टेड। तो आज मैं जो तुम्हें और इस तरह से धीरे धीरे जो वीडियोस बना रहा हूं, वी आर डूइंग स्मॉल टॉपिक्स बट वी आर कंप्लीटिंग दोज टॉपिक्स। सो हेंस दिस हेडलाइंस विच सेज ऑल यू नीड टू नो अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो कुछ भी तुम्हें जानना चाहिए, एटलीस्ट इन सो फार एज your polity exam for UPSC CSE is concerned, we will absolutely be doing that part. But before that, a very major announcement. And that major announcement is pertaining to an Academy Civil Services Championship, जो कि हो रहा है on 12th of January, दो slots में 11 AM and 5 PM. You stand to win a chance of winning 90% up to 90% of scholarship, laptop, smartphone, gift vouchers. Of course, जो इसका रियल मौका ये है कि तुम्हें रियलिस्टिक पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम अलोंग साइड यू। उसके साथ साथ एक मेजर अनाउंसमेंट और है, यान अकेडमी आपके लिए एक बड़ा मैसिव क्रैश कोर्स टाइप ऑफर लेकर आई है, विच इज प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, फाइनल काउंटडाउन टू यूपीएससी सीएसई 2025। बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स जैन 16 से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जीएस सीसैट सिलेबस सब कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएंगे, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज माय कोड SIDLIVE, SIDLIV, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूटिलाइज करो अमंग्स्ट द लार्जेस्ट टीम ऑन एन अकेडमी, दैट इज SIDLIVE। प्राइस इतना रीजनेबल है एट मियरली 14,999। आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस ऑफर। और याद रखना, ये सारे के सारे ऑफर्स टाइम बाउंड ऑफर्स होते हैं, तो इनका फायदा अभी उठा लेना। सो let's not waste a single more moment. Let's get down to the brass tacks and let's try and understand emergency. So पहले हम यहां पर पढ़ते हैं, the entire phraseology, the entire terminology जिस तरह से ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, और वो सब कुछ गलत है। In the sense कि you should never say emergency only. If you really want to understand, you should always say emergency provisions of the Constitution of India. कभी कभी जो हमारे शब्द जो हम पढ़ते हैं, उनको हम लोग उनकी गलती की वजह से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है वही खत्म हो जाता है। जब आप इमरजेंसी वर्ड यूज करते हो, तो एट मेनी अ टाइम्स व्हेन यू यूजिंग द वर्ड इमरजेंसी, तो आप इसे लीनियंट कॉमन लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हो। जी इमरजेंसी आई, क्या हुआ था, या 2 रुपए थे जेब में, अब 1 भी रुपया नहीं बाकी रहा, ये भी इमरजेंसी है। यार फलां फलां के वो है ना, दिल का दौरा पड़ गया, ये भी इमरजेंसी है। बट ये सब इमरजेंसीज को हम लोग इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं मानते। सो एटलीस्ट इन सो फार एज योर द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इमरजेंसी विच आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360, ध्यान से सुनना, 352, 353, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मतलब 360, all the way तक पार्ट 18 of the constitution deals with what is called as emergency provisions of the constitution. तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो you're starting from a subject expert, make sure जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चले जाओ। So part 18 of the constitution deal करता है which of what are called as emergency provisions of the constitution. इंडिया में 352, फिर 4 ऐड करो 356, फिर एक और 4 ऐड करो 360, 352, फिर 356, 360, ये 3 ही ऐसी इमरजेंसीज है, या फिर एक्चुअली तो इनको इमरजेंसी प्रोविजन से बोलना चाहिए, जहां पर हम लोग डील करते हैं इन 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में उसको एक्चुअली बोला भी नहीं जाता इमरजेंसी, इट इज नॉट इवन कॉल्ड एज इमरजेंसी, इट इज कॉल्ड एज द प्रोविजंस इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट, जिसे पॉपुलरली राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है।
एंड 360 पे जैसे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। सो एक्चुअली स्पीकिंग मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ ये बात करता है 352, 356 और 360 के बारे में, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि व्हाई इज और व्हाट इज द एक्चुअल अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हें इतना आइडिया है सब लोगों को कि हमारी कंट्री एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इन अदर वर्ड्स हमारी पॉलिटी, हमारी राज्य व्यवस्था फेडरल है, संघीय ढांचा है। नाउ व्हेन यू से संघीय ढांचा, राइट, सो व्हेन वी से देयर इज संघवाद और फेडरलिज्म, तो उसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एज इन कि हम सब लोग मिलके फैसला करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अच्छाई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, टैक्स मिलके करेंगे, एग्जीक्यूटिव मिलके करेंगे, लॉ बनाने की पावर मिलके करेंगे। एक बाजू में सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हाथ में स्टेट गवर्नमेंट, सब लोग मिलके करते। कैन वी ड्रॉ अ पैरेलल टू जैसे आमतौर पे हमारे परिवारों में होता है। हमारे परिवारों में आमतौर पे जब भी कोई मौसम बिल्कुल अच्छा चल रहा हो ना, तो हर चीज मिल मिला के चल रही होती है। देखो परिवार कितनी अच्छी तरह से खुशी खुशी पे वो लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट के सारे फैसले कर रहे हैं। जी कहाँ जाएंगे इस बार, पार्टी कहाँ मनाएंगे इस बार, न्यू ईयर कहाँ मनाएंगे इस टाइम, वेकेशन कहाँ करेंगे इस टाइम, क्या खाना खाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मौसम बहुत अच्छा है, ओके, फेयर वेदर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो सब लोग मिल मिला के करेंगे। भैया भी करेंगे, भाभी भी पूछेंगी, बच्चों से भी पूछ लो, दादाजी से भी पूछ लो, सबसे पूछ लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई इमरजेंसी आती है, कोई घर पे खतरा आता है, कोई देश पे खतरा आ जाए, कोई बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिनेरियो हो जाए, तो भाई एक ही आदमी है, देखो जॉन रैम्बो, ओके, पिक्चर देखिए कि नहीं, राइट। सो भाई ने बोला कि तुम लोग है ना, जब साधारण मौसम अच्छा चल रहा हो ना, तब मिल मिला के ना डाइनिंग टेबल के आसपास गोल गोल घूम के ना सारे फैसले करो, बिंदास, स्टे फेडरल। यू अंडरस्टैंड, ड्रॉ एन एनालॉजी। तो फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम चला रहे, सब लोग बैठे हुए, सब लोग आराम से बातचीत हो रही है, जी टैक्स ऐसे बढ़ा दो, लॉ ऐसे बना दो, एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऐसे ले लो, सब मंजूर है। लेकिन जब देश पर स्थिति ऐसी आती है जहां थ्रेट हो जाए, विच इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, तो किसी एक ने फैसला करना होता है। या उस टाइम पर आप बैठ के डाइनिंग टेबल के आसपास ये नहीं फैसला करोगे बताओ ना कैसे करना है, दिस इज नॉनसेंस। इस टाइम पर ऑल द पावर्स मस्ट कम टू वन, एंड दैट इज इन आवर सिस्टम ऑफ पॉलिटी, हमारी राज्य व्यवस्था में उसको बोला जाएगा यूनिटरी। तो इमरजेंसी में फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी लिए यूनिटरी हो जाता है। ये नीड ऑफ द आवर है, प्लीज अंडरस्टैंड, रैप योर हेड अराउंड द एक्चुअल थॉट प्रोसेस। फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम हमें जब फेडरल स्ट्रक्चर को छोड़कर यूनिटरी यानी कि एक ही सरकार के ऊपर सबको डिपेंडेंसी कर देनी होती है, उस स्ट्रक्चर को इमरजेंसी प्रोविजंस में अलाउ किया जाता है। तो ऑब्वियसली पहले सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट थी, अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करेगी और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉल द शॉट्स। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये कहां लिखा हुआ है कि ऐसा किया जा सकता है। आर्टिकल 355, एक बार किताब खोल लो, ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तुमको रियलाइज होगा, अगर तुम आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे तो तुम्हें मेरी बात में सच्चाई दिखने लग जाएगी। सो ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा जब भी पढ़ते हो, so always read the constitution alongside, okay? So I usually teach from the constitution, so make sure that you read the constitution. तो एक वो पढ़ ही लेते, तुम्हारे साथ ही पढ़ लेते, क्या फर्क पड़ता है, okay? So let's look at article 355 of the constitution. All right, so article 355 of the constitution says the duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. What did I say? It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried out in accordance with the Constitution of India. कहने का मतलब ये कि आप ये सेंटर और स्टेट की जो मिल बांट के जो सरकारें चला रहे थे, जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था चला रही थी, it will be now be the duty of the center, it will now be the duty of the center or the union to protect the states against external aggression or armed rebellion. पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, तो यह सारी पावर किसके पास चली जाएगी? सारी पावर यूनियन के पास चली जाएगी, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज
नेशनल इमरजेंसी और अदर इमरजेंसी प्रोविजन। तो पहला आज जो हम पढ़ेंगे वह है आर्टिकल 352 which deals with national emergency. So pay close attention and try and understand national emergency. नेशनल इमरजेंसी का मैं यहां पर सिर्फ ऊपर से टाइम पास नहीं कर रहा हूं, अनलाइक जो ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस है जो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। मैं एंटरटेनमेंट में इस तरह से विश्वास नहीं रखता हूं कि तुम एक सीरियस एग्जाम की तैयारी करो और तुम मजे मजाक में पढ़ लो, विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आराम से पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी। एज आई टोल्ड यू ऑल अबाउट नेशनल इमरजेंसी पढ़ना है, तो एक बार सामने सामने बोर्ड को ध्यान से देखो। तो यहां पे जो सबसे पहला वर्ड है जिसको मैंने पिंक से हाईलाइट किया है वो है प्रेसिडेंट। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इमरजेंसी कौन अनाउंस करता है? नेशनल इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट अनाउंस करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, इनफैक्ट इमरजेंसी प्रोविजंस में जितनी भी इमरजेंसी प्रोविजंस है इसमें जो सर्वोपरि जो मेन पावर्स मिली है वो प्रेसिडेंट को मिली है। अब तुम्हारे मन में बहुत बार ये ख्याल आता है कि तो जो ठीक से नहीं पढ़ते उनको लगता है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कर सकते। क्या वो नेशनल इमरजेंसी अपनी मर्जी से लगा सकते? सर्टेनली नॉट। प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड लिखा हुआ है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इन अ प्लेथोरा ऑफ इट्स जजमेंट्स हैव सेड दैट प्रेसिडेंट सैटिस्फैक्शन डज नॉट मीन प्रेसिडेंट्स ओन पर्सनल सैटिस्फैक्शन। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से अनाउंस कर सकते हैं। When I say satisfied, इसका मतलब है he is bound by the aid and advice of the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister। यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको बोलेंगे, कैबिनेट बोलता है, कैबिनेट उनको बोलेंगे और राष्ट्रपति जी को बोला जाएगा कि राष्ट्रपति जी ऐसी सिचुएशन लग रही है तो आप प्लीज इमरजेंसी अनाउंस कर दो। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर कौन से ग्राउंड्स पे, किन वजहों पर आप इमरजेंसी लगा सकते हो? तो एक बार फिर से बोर्ड पे देखो, इसमें 3 ग्राउंड्स लिखे हुए, ध्यान से देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है वॉर, ये पहला वर्ड देखो, इसको हाईलाइट करो, वॉर। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल अग्रेशन और तीसरा वर्ड लिखा है आर्म्ड रिबेलियन। अब तुम्हारे ध्यान में आ रहा होगा कि मैंने आर्म्ड रिबेलियन ब्लू में क्यों मार्क किया? क्योंकि पहले ये आर्म्ड रिबेलियन की जगह यहां पर लिखा हुआ होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो एक अमेंडमेंट हुई थी विच वॉज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसने पहले यहां पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड लिखा हुआ था उसकी जगह वर्ड डाल दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। इतने बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया है कि दुनिया बोर हो गई है, लेकिन फिर भी यूपीएससी पूछेगा जरूर, ये अच्छी बात है हमारे लिए। सो पहले क्वेश्चन क्या हो गया? किसने अनाउंस करना है? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से करना है? सर्टेनली नॉट। किसकी एडवाइस पे करना है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की। कौन से ग्राउंड्स पे करना है? जी वॉर पे करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन करना है और आर्म्ड रिबेलियन पे करना है। सो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो इंडिया में 3 नेशनल इमरजेंसीज आज तक लग चुकी है। सो 1962 टू 1967 हमारे पास पहली इमरजेंसी लगी थी, तुम्हें याद है, इंडिया चाइना वॉर हुआ था। तो ये किस पर, कौन से बेसिस पर लगी होगी? सर ये लगी होगी वॉर के बेसिस पर। फिर 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर, उस बार दूसरी बार इमरजेंसी लगी थी इंडिया में नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। 1975 टू 1977 पहली और आखिरी बार इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। उस जमाने तक इंटरनल डिस्टर्बेंस पर ही इमरजेंसी लगती थी। ये 44th अमेंडमेंट 44वें संशोधन 1978 के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड चेंज कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। तो आई होप मैं समझा दी हूं। तुम्हें बड़ा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगी है इंडिया में? सो इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो 3 बार लगी है, 1962 टू 1967, 1971 टू 1977 और 1975 टू 1977। तो 3 ही बार नेशनल इमरजेंसी लगी है अंडर आर्टिकल 352। इनमें से जो वॉर पे लगी होगी ना या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, उनको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, और जो लगी होती है इंटरनल ग्राउंड्स पे या आर्म्ड रिबेलियन पे, उनको बोला जाएगा इंटरनल इमरजेंसी। तो कभी कभी यूपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मेक श्योर दैट यू नो दिस कि कौन सी लगी है इमरजेंसी, कितने बार इंटरनल इमरजेंसी लगी तो बोलना 1 ही बार लगी है, और कितने बार एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है बोलना 2 बार लगी है। टोटल टाइम 3 टाइम्स। तो प्रोसेस स्टार्ट करते, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? बोर्ड को देखना, मेरी बात सुनना। तो सबसे पहले होता है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब राष्ट्रपति जी एक उद्घोषणा करते, एक अनाउंसमेंट करते, पब्लिक डिक्लेरेशन करते, और वो बोलते हैं कि हम अब ये कैसे होगा? प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से करेंगे? फटाफट कमेंट करो, अपनी मर्जी से करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं सर, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे।
वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एडवाइस करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे कि राष्ट्रपति जी मुझे ऐसा लगता है देयर इज एन एक्सट्रीम थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। वर्ड क्या है? एक्सट्रीम थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। वर्ड देखो क्या लिखा है पहली लाइन में, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट वेयर बाय द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेड। एक्सट्रीम थ्रेट है, ग्रेव थ्रेट है टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, इवन पार्ट ऑफ इंडिया पे भी खतरा हो, तो कैबिनेट ने इस बारे में विचार किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडवाइस दिया और राष्ट्रपति साहब एक अनाउंसमेंट कर देंगे, प्रोक्लेमेशन। वो क्या लिखेंगे कि अंडर द पावर्स गिवन टू मी और वेस्टेड टू मी अंडर आर्टिकल 352 मैं अनाउंस कर रहा हूं कि XYZ डेट से नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, या तो पूरे देश में या देश के किसी पार्ट में। अब ध्यान से सुनो, हमारे यहां का एक फॉर्मूला है पॉलिटी में। पॉलिटी में फॉर्मूला क्या है? पॉलिटी में फॉर्मूला है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तक किसने फैसला किया है? अभी तक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले तो एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट बोले तो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव 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 है भाई, लेजिस्लेचर तो आया ही नहीं, विधायिका तो आई नहीं। डोंट वरी, पहले 30 डेज, फर्स्ट 1 मंथ, राइट, फर्स्ट 1 मंथ में तुम्हें किसी लेजिस्लेचर से पूछने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति जी ने प्रोक्लेमेशन कर दिया, आपके देश में इमरजेंसी लग गई या आपके देश के किसी भाग में इमरजेंसी लग गई अंडर आर्टिकल 352, बिना पार्लियामेंट से पूछे, ये याद रखना। लेकिन विद इन द 30 डेज, पहले महीने में विद इन 30 डेज में लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना जरूरी है। उस 30 दिन को खत्म नहीं होने देना। 30 डेज के उस 1 मंथ के बीच में तुम्हें पार्लियामेंट से अप्रूवल, सहमति लेनी है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से सदन से लेनी है? भाई दोनों से लेनी है। लोकसभा में भी एक मोशन मूव करो, एक प्रस्ताव मूव करो, राज्यसभा में भी एक प्रस्ताव मूव करो और पूछो कि पार्लियामेंट क्या आप स्वीकृति देते हो? डू यू गिव द परमिशन टू कंटिन्यू इमरजेंसी? इमरजेंसी यहां लग चुकी है, 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन जब तक 30 दिन के बाद की कहानी पार्लियामेंट फैसला करेगा। पार्लियामेंट अगर हां बोलेगा तो वो कंटिन्यू होगा, अगर पार्लियामेंट नहीं चाहेगा तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो गया, अगर लोकसभा ने भी हां बोल दिया और राज्यसभा ने भी हां बोल दिया, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोकसभा ना हो उस टाइम के लिए, तो वरी नॉट। अगर लोकसभा उस टाइम पर डिसॉल्व हो, भंग हुआ हो, तो केवल राज्यसभा की परमिशन को ही मान लिया जाता है कि पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया। अभी के लिए राज्यसभा से ही काम चला लेंगे। जब लोकसभा बाद में वापस आएगा तो लोकसभा को फिर 30 दिन मिलता है टू अप्रूव द इमरजेंसी। आइदर वेज मुझे पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया। जैसे ही पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया तो वही इमरजेंसी अब अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी। सो लेजिस्लेटिव अप्रूवल आते ही इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाएगी 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए बढ़ा है, ज्यादा नहीं हुआ है। अब 6 महीने बाद क्या करना है? 6 महीने के बाद फिर से लोकसभा राज्यसभा के पास जाओ, फिर से पूछो कि पार्लियामेंट क्या हम इमरजेंसी और आगे बढ़ा सकते हैं? फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू करो। सो बिफोर द एंड ऑफ 6 मंथ फिर से लेजिस्लेटिव अप्रूवल लो टू एक्सटेंड इमरजेंसी बाय अनदर 6 मंथ्स। या फिर से गए पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को फिर से मांगा परमिशन और पार्लियामेंट को बोला कि पार्लियामेंट प्लीज हमको दे दो परमिशन। पार्लियामेंट अगर हां बोलती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा देते हैं, तो फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंशन होगा। इस 6 महीने के अंतराल में, 6 मंथ्स के EMI में आप इनडेफिनेट टाइम तक, अंतहीन, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, याद रखना। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई आउटर लिमिट नहीं है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इसको बढ़ा के रखा जा सकता है। लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी। सो सबसे पहले राष्ट्रपति जी ने प्रोक्लेमेशन किया। क्वेश्चन आएगा, अपनी मर्जी से किया? बोलना नहीं, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे किया।
फिर अगले 30 दिन के लिए बिंदास, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, 30 दिन के खत्म होने से पहले पहले मेक श्योर दैट यू टेक लेजिस्लेटिव अप्रूवल। सो यू सीक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल दोनों हाउसेस से लेना होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा से सेपरेटली लेना होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं करना होता। आगे चलेंगे। लेजिस्लेटिव अप्रूवल आते ही इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाती है बाय अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो यू एक्सटेंड द इमरजेंसी बाय अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ 6 मंथ्स। अगले 6 महीना खत्म होने से पहले पहले फिर से जाओ पार्लियामेंट के पास, फिर से पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इफ दे से यस, कंटिन्यू, एंड दिस लूप स्टार्ट्स, रिंस वॉश रिंस, रिंस वॉश रिंस, रिंस वॉश रिंस। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी जब तक पार्लियामेंट चाहेगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत ही मैसिव क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन, कि जब जी पार्लियामेंट ने ये मोशन पास कर दिया, ऑलराइट, तो क्या इसके लिए कोई खास तरह का बहुमत, खास तरह की मेजॉरिटी चाहिए होती है कि जैसे मर्जी पास कर दो? वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये मेजॉरिटी स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी होती है, सिर्फ सिंपल नहीं होती, मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स उस टाइम पर लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हो, उनका 2/3 बहुमत प्लस उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसका मोर देन 50%। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि दोनों वर्ड सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाकर ही आप बोलोगे कि यह मोशन पास हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूं, पता नहीं तुम्हें अभी याद रहेगा या नहीं रहेगा, बट आफ्टर 10 मिनट्स प्रॉब्ली तुमको और इजीली याद रहेगा। तो ये जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, ये बाद में आई। पहले सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता था, जब तक मैडम इंदिरा गांधी ने इसको 1975 की इंटरनल इमरजेंसी में यूज किया था। 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद इस तरह की मेजॉरिटी आई। पहले सिंपल मेजॉरिटी से ही काम हो जाता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इस सिंपल मेजॉरिटी को स्पेशल मेजॉरिटी में कन्वर्ट किया। कि मैं टॉपर मटेरियल बता रहा हूं। ओके, सिंपल, अगर तुम नॉर्मली एग्जाम पास करना चाहते हो तो बिंदास इतना ही याद करने का और आगे टेंशन नहीं लेने का। समझ में आया? तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट्स मोर देन इनफ। एवरीवन इज क्लियर? यहां तक तुम्हारा क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप और अच्छे अच्छे कमेंट सेक्शन में डालो, बोलो सिद्धार्थ सर क्या सॉलिड पढ़ा है। सो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। लेट्स गो एंड लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। तो आगे चलते। इससे पहले कि मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी रीविजिट एन इवेंट इन द पास्ट, क्योंकि ये पढ़ाना और ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो ये मैं जिस दिन की बात कर रहा हूं, ये उस इंटरवीनिंग नाइट की बात है विच इज बिटवीन 25 जून 1975 एंड 21 मार्च 1977। अगर तुम वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो सिर्फ मेमोरी से, सिर्फ अपनी याददाश्त से ये तारीख लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो कि तुम इधर उधर नेटफ्लिक्स देखते देखते पढ़ाई करो। सो तारीख थी 25 जून 1975 की रात, और ये कंटिन्यू हुआ ऑल द वे टिल 21 मार्च 1977। ये केवल एकमात्र ऐसा इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई। तो इंटरनल इमरजेंसी लगाई, और ये इंटरनल इमरजेंसी जैसे लगाई तो एक लॉ को एक्टिवेट कर दिया गया। वो लॉ था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971, मीसा। मीसा लॉ इतना खतरनाक लॉ था कि उस लॉ को यूटिलाइज करके प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। प्रिवेंटिव मतलब अभी शक की निगाहों पर, शक के बेसिस पर तुमको अरेस्ट कर लिया गया। तुम अगर हेडलाइंस देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी डिक्लेयर, जेपी, मोरारजी, अडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी अरेस्टेड। Practically everyone who was against the government, या practically the entire opposition was picked up and thrown into the jail. मीसा के दौरान बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गई, राइट? लोगों को डर लगने लग गया, इंटरनल इमरजेंसी लग गई। और अगर तुम इसको अनाउंस करोगे, अगर तुम देखोगे तो तुम लोग को हेडलाइंस देखते तो मैं सब कुछ जो मैंने अभी पढ़ा है सब समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी, यही मैंने तुम्हें आज पढ़ा है। यहां पे क्या लिखा है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेटन्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस। तब तक वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस था। प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि मीसा यूज किया गया। प्रेस सेंसरशिप, सारा तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब गया, बाय बाय, कुछ नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज गॉन। तुम्हारा प्रेस बंद, सब बंद, जो भी करेंगे सेंसरशिप हो जाएगा। देखो मोदी जी ने ये एक बार अपने एक इंटरव्यू में बोला था और ये बात अनाउंस किया था
कि इतना बुरा हाल हो गया था कि किशोर कुमार जो बड़े फेमस सिंगर है, ओके, वो उनको बोला गया कि तुम वही गाना गाओगे जो हम बोलेंगे। किशोर कुमार साहब बोले ना, हम नहीं गाएंगे वो वाला गाना जो तुम बोलोगे। तो बोला फिर किशोर कुमार का आवाज ही नहीं आएगी रेडियो पे। सो दैट इज द काइंड ऑफ सेंसरशिप दैट वाज हैपनिंग। और ये डार्केस्ट आवर इन इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है। बड़े घबराहट हो गई। 21 मार्च 1977 तक ये चला, 21 मार्च 1977 तक चला। और 21 मार्च 1977 के बाद जब मैडम इंदिरा गांधी ने ये हटाई इमरजेंसी, तो इंडिया वेंट इनटू अ न्यू इलेक्शन। बात समझ में है ना? तो उसके बाद एक नया चुनाव हुआ, और पहली बार वो हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था कि सेंटर में, केंद्र में नॉन कांग्रेस सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार फॉर द फर्स्ट टाइम बनी इस इमरजेंसी के तुरंत बाद। तो 1978 में पहली बार जनता पार्टी को मौका मिला कि यार वो जो गड़बड़ियां हुई है ना, जो जिसकी वजह से इमरजेंसी को मिसयूज किया गया था, मिसयूज ही बोलोगे, दुरुपयोग ही किया गया था, सो उसको हम लोग करेक्ट कर लेते। इसी इमरजेंसी के दौरान एक संशोधन पास हुआ था, एक प्रोविजन पास हुआ था जिसको बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बड़ी खतरनाक काइंड ऑफ प्रोविजन था वो। 1/3 ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर दिया गया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते। तो जनता पार्टी की जैसे सरकार आई, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस हार गई, तो सबसे पहले जनता पार्टी ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 निकाला। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 बड़ा ही जबरदस्त रिक्वायरमेंट थी। तो तुम्हें तो शायद दिखाई भी नहीं देगा, इनफैक्ट दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रहा, तो मैं ही तुम्हें पढ़ के पढ़ा देता हूं, तो तुम सिर्फ ध्यान से देखना, ओके। अगर तुम मेरी क्लास में होते तो मैं तुमको ये हाई जूम करके पढ़ा देता, बट आइदर वेज यहां पे क्या लिखा है, recent experience has shown that fundamental rights including those of life, liberty granted to citizens by the constitution are capable of being taken away by transient majority. It is therefore necessary to provide adequate safeguards against the recurrence of such contingents in the future and to ensure to the people themselves as an effective voice in determining the form of government under which they are to live. पल्ले तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं होगा, ऐसे तुम गर्दन हिला रहे हो। हाँ सर, सब समझ में आ रहा है हमको। अब तो समझ में आने के लिए तुमको मेरी जरूरत है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि ट्रांजिएंट मेजोरिटी है। ये सरकार जो है ये तो आज की है ना, देश के सरकार से बहुत बड़ा होता है। वाजपेयी जी ने एक बार क्या बोला था, उन्होंने बोला था सरकारें आई हैं, सरकारें आएंगी, आती रहेंगी। ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। बड़ी फेमस स्पीच है। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में बोला कि एक सरकार को तुमने चुना और उस सरकार ने एक इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड का प्रयोग किया और पूरे देश का लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई। वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन इन द फ्यूचर। तो हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने जरूरी है विच विल इंश्योर कि ये रिपीट ना हो, इस तरह का दुरुपयोग दोबारा ना हो। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बहुत सारे चेंजेस किए। एक मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इंस्टेड ऑफ सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी यूज करनी पड़ेगी, मतलब एक बहुत बड़ा बहुमत चाहिए इन ऑर्डर टू इंपोज इमरजेंसी। ऑल्सो कुछ और चेंजेस भी किए गए, सो वील कैन टॉक अबाउट दिस एट अ लेटर स्टेज। बट फिर भी तुम्हें मैंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर ही प्रेसिडेंट साहब बोल सकते हैं या इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब 44th अमेंडमेंट बोला ना ना ना, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट लाना जरूरी है। रिटन एडवाइस लिख के लाओ कि कैबिनेट ने बोला है, तब जाके प्रेसिडेंट साहब इस तरह की इमरजेंसी लगा सकते हैं। वेरी गुड। नंबर 3, तुम्हें अभी अभी मैंने क्या बोला था कि जब पार्लियामेंट अप्रूव करता है तो 6 महीने के लिए अप्रूव करता है। जब 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे था तो उसमें था कि ये 1 साल के लिए इमरजेंसी बढ़ा सकते हैं। बोले ना 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 ना, 1 साल नहीं, 6 महीने में ही करो। उसी तरह से मैंने तुम्हें पहली बात क्या बताई थी कि जब प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन करते तो 30 दिन के लिए करते या 1 मंथ के लिए करते। इससे पहले 2 महीने के लिए अप्रूव करते थे विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल। तो तुम नोटिस करो कि 44th अमेंडमेंट ने काफी सारी चीजें सुधार दी। अब लेकिन मैं कमाल की चीज बताता हूं जो 44th अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस की। 44th अमेंडमेंट ने बोला कि हमारे पास एक और जरिया होगा, एक और तरीका होगा जिससे हम इमरजेंसी चाहे तो हटा सकते।
पहले हटाने का कोई स्कोप नहीं था। तो इमरजेंसी हटाने का जो स्कोप था वो उससे पहले ऐसा कुछ था कि इससे पहले प्रेसिडेंट साहब खुद चाहे तो इमरजेंसी हटा सकते हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सरकार खुद चाहे तो इमरजेंसी हटा सकती है। लेकिन 44th अमेंडमेंट बोला नो 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 नो, दिस नॉनसेंस हैज टू गो, we have to ensure that there is some way that we'll be able to remove this emergency if Lok Sabha wants. So लोक सभा को एक पावर मिला, उसे बोला कि किसी भी टाइम पर जब इमरजेंसी लगी हो तो अबाउट 10%, 1/10 लिखा है मैंने, 10% ऑफ लोकसभा मेंबर्स एक नोटिस लिखेंगे, 10% मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक नोटिस लिखेंगे और वो राष्ट्रपति जी को देंगे। अगर उस टाइम पर हाउस सेशन में नहीं होगा तो राष्ट्रपति जी को देंगे, और अगर सेशन में होगा तो स्पीकर साहब को दे देंगे। जैसे ही वो उस नोटिस में क्या लिखा होगा, उस नोटिस में लिखा होगा कि राष्ट्रपति महोदय या फिर स्पीकर महोदय एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और हम इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हम इस पर डिबेट करना चाहते हैं दैट शुड वी डिसकंटिन्यू विद इमरजेंसी और नॉट। तो जिस एक स्पेशल नोटिस, एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए एक स्पेशल डिस्कशन होनी चाहिए। इस नोटिस को एक्सेप्ट करते ही अगले 14 दिनों में, 14 डेज में हाउस का स्पेशल नोटिस, स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, स्पेशल सिटिंग आएगी, उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी कि क्या इमरजेंसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर इस टाइम पर एक प्रस्ताव पास हो गया कि हमें इमरजेंसी नहीं चाहिए, और वो पास करने के लिए मुझे केवल एक सिंपल साधारण बहुमत की जरूरत है। लगाने के लिए इमरजेंसी मुझे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन हटाने के लिए मुझे केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उसी क्षण इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। तो नाउ डू यू रियलाइज कि हमारा वो जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है कि यार इमरजेंसी जो है ना वो मुसीबत का कारण है, राइट? किसी टाइम पे बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाए, देश पे विपदा आ जाए, तब इमरजेंसी लगाते, थोड़ा जब मर्जी दिल कर रहा है तुम इमरजेंसी लगाना स्टार्ट कर दोगे। और अगर तुमने लगा भी दिए तो तुम्हें उस इमरजेंसी को हटाने का भी कोई ना कोई स्कोप होना चाहिए। ये तुम्हें किसने बताया? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 है। ये जो बोर्ड में लिखा है ना, ये सारा का सारा कॉपी कर लो, इट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू इन योर एग्जाम। सो 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर है, प्लीज ना लोकसभा मेंबर्स है। सो ये इमरजेंसी लगा दी गई। अब मैं तुम्हें एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। 1978 तक तो ये हो गया। 1980 में, 1980 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ, एक बड़ा फेमस केस जिसे बोला जाता है मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। द ग्रेट नानी पालखीवाला साहब, ही इज द ग्रेटेस्ट लॉयर इंडिया हैज एवर सीन एंड आई थिंक विल एवर सी। नानी पालखीवाला साहब ने इस केस में आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने बहस की, एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया दैट एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इन अदर वर्ड्स कि अगर आपने इमरजेंसी लगा भी दी, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगे दैट कोई मैलेफाइड, कोई मिस्चीवियस, कोई बदमाशी की वजह से, कोई एक्सट्रेनियस कारणों की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इवन डिक्लेयर दिस इमरजेंसी एज नल एंड वॉइड। इन अदर वर्ड्स तुम्हारे पास कुछ सेफगार्ड्स आ गए भाई लोग, समझ रहे हो? तो जस्ट बिकॉज तुमने इमरजेंसी लगा दी सरकार ने, डज नॉट मीन कि इमरजेंसी अब तुम्हारे सर पे बैठी ही रहेगी। इट विल नॉट बी दैट केस। चाहे तो लोकसभा के 1/10 मेंबर्स लगा सकते हैं, एक नोटिस लगा सकते हैं, 14 डेज के बीच में उस पर स्पेशल सेशन हो सकता है, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तुम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो इमरजेंसी के प्रोविजंस को। तो ये सर बड़ा ही मेजर कॉन्सेप्ट आ सकता है इन योर एग्जाम। सो दिस इज अ ग्रेट 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 चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो अगर मैं तुम्हें यहां से पूछूं कि क्या मैं आज ये बात पूछ सकता हूं कि आज मैं मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रूफ हो गया, कि आज मेरे देश में जिस तरह की 1975 में इमरजेंसी लगी थी उस तरह की नेशनल इमरजेंसी अब नहीं लग सकती। क्या तुम इससे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं एक्सेप्ट करते? राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो मुझे बताओ कि क्या आज कुछ ऐसा गड़बड़ होगा तो हम बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा, मैं वैसे चाहूंगा, सिंस यू आर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स,
तो मैं ऐसा चाहूंगा कि तुम थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस भी दिखाओ। ऐसा लगना चाहिए कि कोई काम के स्टूडेंट्स को कोई काम की चीज पढ़ाई जा रही है। तो राइट सम वेरी नाइस आंसर्स। इसके कमेंट में सिर्फ येस और नो लिखकर मत आ जाना चाय की टपरी की तरह। राइट, मेक श्योर दैट यू राइट अ गुड सॉलिड आंसर कि सर आर वी इमरजेंसी प्रूफ और नॉट। इफ वी आर इमरजेंसी प्रूफ, इन अदर वर्ड्स मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रूफ, तो हाउ, what has brought about that protection? Should we or should we not have more protections? क्या हम लोग को इमरजेंसी प्रोविजंस में और कोई सेफ गार्ड की जरूरत है? राइट दीज आंसर्स। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। राइट, डोंट प्रिपेयर लाइक एवरेज स्टूडेंट्स। एवरेज स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इस एग्जाम में 10 लाख लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और मुश्किल से 1000 लोग पास होते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ ये टाइम पास करने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट। सीरियसली अपने थिंकिंग प्रोसेस को बेटर करो, सीरियसली अपने राइटिंग प्रोसेस को बेटर करो, सीरियसली अपने आंसर राइटिंग को अभी प्रैक्टिस करो। राइट डाउन गुड 100 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का, डिपेंडिंग अपॉन जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, उसको अच्छे से कमेंट में डालो। क्या 44th अमेंडमेंट के बाद, क्या मिनर्वा मिल्स केस के पास वी आर इमरजेंसी प्रूफ और नॉट? सो अनपढ़ों की तरह बिहेव करोगे, अजय यस नो सो चाय की टपरी जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में लोग घूम रहे, फेल हो जाओगे बेटा। कोई सेंस ही नहीं। ओनली द सीरियस एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को पास करते हैं, और तुमने अपनी जिंदगी के 1-2 साल इसके हवाले कर दिए इस एग्जाम के लिए, तो माइट एज वेल मेक सम गुड यूज ऑफ इट। ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट डिस्कशन ऑफ आवर टॉपिक। अब मैंने तुम्हें यही बात बोली थी कि आई एम नॉट हियर फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, सो मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि नेशनल इमरजेंसी से सर इतना डर क्यों लग रहा है आपको। नेशनल इमरजेंसी के तीनों, इनफैक्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते पर असर पड़ सकता है। अब क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं सर? एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप भी होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप भी होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, पूरा फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ी देर के लिए यूनिटरी हो जाएगा, यानी कि जो मिल बांट के ये लोग फैसला कर रहे थे वो मिल बांट के ना होकर एक ही फैसला करने लग जाएगा। सो लेट्स पे क्लोज अटेंशन टू इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एज आई टोल्ड यू, ये एग्जीक्यूटिव नातों को भी जो रिश्ते हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा, जो लेजिस्लेटिव है उन पर भी फर्क पड़ेगा, जो फाइनेंशियल है उन पर भी फर्क पड़ेगा। सो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेट्स पे क्लोज अटेंशन एंड क्विकली मेक नोट्स ऑफ दिस। सो एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है, देखो वर्ड देखो यहां पे क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। वो जो चाहेगा, जो ऑर्डर मिलना देना चाहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है कि जे स्टेट गवर्नमेंट ये जो हमने बोला है ना ये करो। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या बोला कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को जो बोलेगी वो करना पड़ेगा। इसका एक मतलब यह भी है कि राज्य सरकार जिंदा है, राज्य सरकार को डिसॉल्व नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, वो कर रहे, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल में आ जाते। जो केंद्रीय सरकार बोलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर कि ये मैंने लाइन लिखी हुई है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आखिरी लाइन देखो, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सस्पेंडेड बट इट ओनली वर्क्स अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन। बड़ा मेजर क्वेश्चन है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट जिंदा है लेकिन मेरे कहने पर चल रही है, मैं केंद्रीय सरकार की तरफ बैक कर रहा हूं। बेचारा राज्य सरकार को बोलेगा राज्य सरकार जो मैं बोला ना करने का, तो वो करेंगे। ये कहां लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 353 में लिखा हुआ है। उसी तरह से जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जैसे अभी तो मैंने केंद्रीय सरकार का बोला है ना, वैसे पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो विधि बनाने का, लॉ बनाने का पावर्स है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट तुम्हें मालूम है राज्यों की सूची होती है, उन पर लॉज हमेशा आमतौर पर सिर्फ राज्य बनाते। इससे मतलब चल है तू बैठे इधर, आपसे तुम्हारी पूरी स्टेट लिस्ट हमारे हवाले। जिस दिन हमको कोई भी लॉ बनाने का है अपन बनाएगा किस पर? स्टेट लिस्ट पर। सो राज्यों की सूची पर लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट। सो दिस इज पार्लियामेंट। सब देखा जाए तो क्या हो रहा है, केंद्र यानी कि सेंटर हाईजैक कर रहा है स्टेट को। यह भी क्या लिखा है? यह भी लिखा है आर्टिकल 353 में, ठीक है जी। 354 में जो तीसरा रिश्ता है ना फाइनेंशियल, वो भी गया, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यार इतना पैसा अपन लोग इसको बांटेंगे, अपन तुमसे लेगा, ऐसा
सब हट जाएगा। प्रेसिडेंट साहब जो मर्जी उसको चेंज कर सकते हैं और वो स्टेट को मानना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव भी गया, लेजिस्लेटिव भी गया और फाइनेंशियल भी गया। बताओ, एक तरह से सेंटर के पास सारी पावर हो गई। सर ये तो रैम्बो बन गया, यूनिटरी हो गया। मैंने पहले ही बोला था, सारा का सारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, वो थोड़ी देर के लिए यूनिटरी हो जाता है। सर हमें क्या चिंता? हमें यह चिंता है फंडामेंटल राइट्स की। बिल्कुल सही बात है। जो मूल अधिकार है, ये टेंशन में है। हमें तो ज्यादा टेंशन इसकी है ना। इसमें दो अलग अलग प्रोविजन साथ याद रखना। पहला है आर्टिकल 19 का, आई होप तुम्हें याद है, फ्रीडम्स वाले, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ये आर्टिकल 19 याद रखना। आर्टिकल 19 सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में जाएगा। इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 को कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। इट विल डिसअपियर बाय इटसेल्फ। ओके, सो दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। और ये जैसे ही इमरजेंसी हटेगी, जिस भी दिन इमरजेंसी हटेगी, उसी दिन वापस भी जिंदा हो जाएगा। सो आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड जाएगा, लेकिन केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी में। और जैसे ही वो इमरजेंसी हटेगी, एक्सटर्नल इमरजेंसी वापस आ जाएगा, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 को छोड़कर, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स राष्ट्रपति जी को अपने प्रोक्लेमेशन में लिखना पड़ेगा कि जी फला फला इमरजेंसी में फला फला फंडामेंटल राइट रिवोक किया जा रहा है, या सस्पेंड किया जा रहा है, या फिर नहीं किया जा रहा। तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो राष्ट्रपति जी के प्रोक्लेमेशन में लिखना जरूरी है। ओके, कि यार ये वाला हम लोग अभी के लिए सस्पेंड करें, ये इस टाइम के लिए सस्पेंड होगा, इस टाइम पर वापस आ जाएगा। आर्टिकल 19 को बिंदास, आर्टिकल 19 को कोई टेंशन ही नहीं। वो इंटरनल इमरजेंसी में कुछ नहीं होगा उसको, एक्सटर्नल इमरजेंसी में भाई अपने आप चले जाएगा, और एक्सटर्नल इमरजेंसी के खत्म होते ही दोबारा जाग जाएगा। अब 44th अमेंडमेंट को दोबारा याद करो। 44th अमेंडमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड कलर के पेन से लिख लेना। 44th अमेंडमेंट 1978 में जो मोरारजी भाई ने किया था, उन्होंने एक चीज चेंज किया। उन्होंने बोला दुनिया इधर की इधर हो जाए, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 किसी हाल में सस्पेंड नहीं होगी। एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, प्रोक्लेमेशन में लिखना है, नहीं लिखना है, भूल जाओ। आर्टिकल 20 एंड 21 को इनएलिएनेबल बना दिया गया। बोला इसको नहीं टच करने का। थोड़ा होता है ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो बड़े डर गए यार, वो मीसा के टेंशन में ना सब लोगों को जेल में डाल दिया। बोला 20 एंड 21 को हम लोग इस तरह से नहीं मिसयूज होने देंगे। सो ये है सर फंडामेंटल राइट्स की कहानी, और इसीलिए हमको डर लगता है। अब तुम्हें इस बात को मेरे ख्याल लगता है विश्वास हो गया होगा कि जो मैंने इस क्लास को स्टार्ट करते टाइम बोला था कि फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी हो गया, सारी पावर एक ही के पास चली गई। अब इससे डर भी लगता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब किसी के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, केंद्रीयकरण होता है, तो उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और वही हुआ था 1975 टू 1977 में। अब मैंने तुमसे ये सवाल पूछ लिया है कि क्या हम लोग को ये प्रोविजन से अब निजात पा चुके हैं? क्या ऐसा दिन कभी नहीं आ सकता कि हमारे ऊपर इमरजेंसी थोप दी जाए? क्या वही रिपीट द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी दोबारा नहीं आ सकता? इसके बारे में कमेंट करो। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स, रीड योर कमेंट्स। और मैं चाहूंगा कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ द मटेरियल दिया। लेट्स सी व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस पार्ट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। आई विल बी कंटिन्यूइंग टू डू दिस पार्ट। अभी मैंने नेशनल इमरजेंसी की है, फिर धीरे धीरे मैं प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सारे के सारे टॉपिक सब फिर से पढ़ा दूंगा। इससे पहले कि तुम जाओ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये बड़ी मेजर अनाउंसमेंट। प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है 2025, 14,999 में अवेलेबल है। अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं यूट्यूब पर एक मोनोलॉग करके वन वे ट्रैफिक में तुमको ऐसे पढ़ा सकता हूं। तो जब तुम क्लास में होंगे तो तुम लोग कहां से कहां पहुंच जाओगे। टेक योर चॉइस, करियर तुम्हारा है। दूसरी बात है अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, ये प्लीज याद रखना 12 जनवरी को है, 2 सेशन में 11 बजे और 5 बजे। यू स्टैंड टू विन अ ह्यूज रिवॉर्ड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस।
In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.